हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ 16 पानी की कहानी। ये कहानी रामचंद्र तिवारी जी द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 की पानी की कहानी का सारांश यह है कि यह निबंध ओस की एक बूंद के माध्यम से पानी के जीवन चक्र को दर्शाता है। बूंद अपनी उत्पत्ति समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठने, बादल बनने, बारिश के रूप में बरसने और फिर पेड़ की जड़ों से होते हुए वापस ओस बनने तक की अपनी यात्रा बताती है। यह कहानी विज्ञान पर आधारित है और पानी के महत्व, इसके विभिन्न रूपों और निरंतर चलने वाले जल चक्र को सरल तरीके से समझाती है। कहानी का सार देखते हैं। पानी की कहानी पाठ का सार है। पानी की कहानी में एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघल कर समुद्र के पानी में मिल गई। जब बर्फ को टेम्परेचर में लाते हैं तो वो पिघल जाती है ना, तो ऐसी है जब गर्म धारा से सामना हुआ तो वह पिघल कर समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराई में ले लिया। वहाँ से वह ऊपर न आ सकी और वह वहीं वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन में सारे ज्वालामुखी तक पहुँच गई। ज्वालामुखी वोल्केनो तक पहुँच गई। वहाँ से उसे तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया और वहाँ आंधी में मिल जाना पड़ा। और जब बहुत से वाष्पकण मिल गए तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। वाष्पकण क्या होता है बेटा? वेपर पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है। पहाड़ पर आकर गिरी। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरी और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए कभी मिट्टी का कटान किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। यह पानी की बूंद अपनी कहानी सुना रही है। फिर आगे है, अपनी जिज्ञासा के कारण कारखाने के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल से बाहर निकलकर वापिस भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ? बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसे रहने पर पत्तों के छोटे छोटे छेदों के द्वारा बाहर निकल गई। पत्तों के छोटे छोटे छेद क्या होते हैं? जो आपने देखा ना, साइंस में पढ़ा है, स्टोमेटा होता है उसको। जो पत्ते के नीची सतह पर छेद होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। रात होने के कारण वहीं सुबह का इंतजार करती रही। रात होने के कारण, क्योंकि दिन में तो सन होता है, अब रात को तो सन होता नहीं है, इसलिए सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। क्योंकि जब सूरज निकलता है तो पानी तो भाप बन जाता है, तो वो भाप बनकर उड़ गई। ये था कहानी का सार। अब हम इसी वीडियो में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। पानी की कहानी के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इसका उत्तर है, सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर एक बूंद गिरी, वही ओस की बूंद थी।
ठीक है, कहाँ मिली थी उनको? सुबह मिली थी, बेर के पेड़ के ऊपर से उनकी हथेली पर बूंद गिरी और वहीं ओस की बूंद थी। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, ओस की बूंद के अनुसार पेड़ की जड़ों के रोए बहुत निर्दयी होते हैं। वे बलपूर्वक जल कणों को पृथ्वी में से खींच लेते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है ना कि जड़ें पानी को सोखती हैं, फिर वो ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाती हैं। तो ये वही कहानी है। वे बलपूर्वक जल कणों को, जो पानी होता है भूमि में, पृथ्वी में पानी होता है, उसको खींच लेती हैं। आगे है, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज़्यादातर पानी के जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छिन जाता है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वह अपना रूप खो देते हैं। यह सब बताते हुए ओस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है? ओस की बूंद लेखक को बताती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और उसे उत्पन्न किया है। इसी कारण वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहती है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का जन्म हुआ और तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही है। जन्म के बाद पानी ने ठोस रूप बर्फ का रूप लिया और गर्म धारा के द्वारा तरल ले लिया। वहाँ से समुद्र के तल तक यात्रा करके जमीन के द्वारा ज्वालामुखी तक पहुँच गया, ज्वालामुखी वोल्केनो तक पहुँच गया और वहाँ पर गर्मी के कारण वाष्प रूप ले लिया और आकाश में आंधी के साथ मिल गया। अधिक वाष्पकण हो जाने पर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गया। वाष्पकण, वेपर पार्टिकल्स, ठीक है जी। वहाँ से नदियों के सहारे दोबारा जमीन द्वारा सोख लिया गया और पेड़ों द्वारा वाष्पीकरण से द्वारा भाप की स्थिति में आकर वायुमंडल में घूमने लगा। ठीक है जी, ये थी पानी की जीवन यात्रा, पानी की बूंद की जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में और आरंभ के इस हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका उत्तर है, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों कर रही थी? ताकि वह सूर्य की उष्मा से भाप बनकर उड़ सके, सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ सके। अगला प्रश्न है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। हमने क्या करना है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। जल चक्र क्या है, वाटर रिसाइकिल क्या चीज़ है, ठीक है जी। और पानी की कहानी से इसकी तुलना करके देखना है कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। पानी का जो जीवन चक्र था, जो उसका चक्कर चल रहा था, पानी की कहानी थी, उसमें कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं, ये हमने बताना है इस प्रश्न में। इसका आंसर है, जल चक्र में सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण होता है जो बादलों के रूप में संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और
नदियों व समुद्रों में पहुंचकर फिर वाष्पित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। पानी की कहानी में लेखक ने जल चक्र के इन्हीं चरणों के साथ साथ पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बर्फ के पिघलने, जड़ों द्वारा जल अवशोषण, वाष्प बनने और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बातों को विस्तार से समझाया है। ज्वालामुखी वोल्केनो जैसी बातों को विस्तार से समझाया है। आगे है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? इसका आंसर है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? ठीक है जी, आंसर है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता। सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता बच्चों कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, फाउंटेन नहीं होता। तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है? फिर भी पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नाम की वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। संवहन, ट्रांसपोरेशन कहते हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा है बच्चों। ठीक है जी, यहीं पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आप मुझे बता सको कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ताकि मैं उस चीज़ पर अप्लाई करूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।